नमस्कार। पहले हमने जो मोड कैलकुलेट करते हैं मोड में इंडिविजुअल सीरीज में उसको किस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके मोड की कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम उसको कंटिन्यूअस यानी सतत या अविच्छिन्न श्रेणी में बदल के कर सकते हैं। तो उसमें है कि जब श्रेणी में कोई भी व्यक्तिगत मूल्य एक से अधिक बार न पाया जाता हो तो उसे अविच्छिन्न आवर्ती बंटन के रूप में बदल के अधिकतम आवर्ती वाला वर्गांतर ज्ञात कर लेते हैं। फिर इस बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास जो होती है उसमें बहुलक का मूल्य एक सूत्र के प्रयोग द्वारा निश्चित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। अगर हम मध्यिका और समांतर माध्य के आधार पर बहुलक का निर्धारण करते हैं, यानी व्यक्तिगत श्रेणी में हमें मीडियन और अर्थमेटिक मीन और जेड ये तीनों कैलकुलेट करने होते हैं, तो हमें ये जो जेड का मूल्य अगर कैलकुलेट करना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, वो सूत्र है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। यानी जब असाधारण स्थिति हो तभी बहुलक का अनुमान इस स्थिति से हम करते हैं। तो ये इस मान्यता पे है आधारित है कि एक थोड़ी विषम बंटन में x बार माइनस जेड ये विद इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 और x बार माइनस m। तो इसके आधार पे यदि हम खोलते हैं तो हमें ये जो ऊपर वाला सूत्र है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज वो तो थी इंडिविजुअल सीरीज जिसमें हम कैलकुलेट कर ही रहे थे। अब डिस्क्रीट सीरीज में भी हम जो z है बहुलक मोड जिसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो निरीक्षण रीति के द्वारा भी कर सकते हैं, समूहन रीति के द्वारा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम निरीक्षण रीति के बारे में चर्चा करते हैं कि ये रीति जब अपनाते हैं जब आवर्तियां नियमित हो, यानी श्रेणी के आरंभ से आवर्तियां निरंतर बढ़ती रहे और अधिकतम आवर्ती लगभग केंद्र में हो, उसके बाद में फिर आवर्तियां निरंतर घटने लगे। तो ऐसी श्रेणी में अधिकतम आवर्ती बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और निरीक्षण द्वारा उसका मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, जैसे इस उदाहरण में दिया हुआ है। जैसे इसमें दिया है कि निम्न सारणी में एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिए हैं, बहुलक भार यानी मॉडल वेट ज्ञात कीजिए। तो वेट दिया हुआ है इसमें 48, 49, 50, 51, 52, 53। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें दिए हुए हैं 4, 10, 20, 11, 3 और 2। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो फ्रीक्वेंसी है, एक तो इसमें देख रहे हैं कि पहले बढ़ती हुई जा रही है, उसके बाद में घटती हुई जा रही है। तो सबसे अधिक जो मूल्य है फ्रीक्वेंसी वो कौन सी है इसमें 20। तो इसलिए जो जेड है उसका मूल्य है 50, यानी बहुलक भार जो है वो 50 किलोग्राम है। एक बार में देखने से पता लग रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आवर्तियां अनियमित हों, अधिकतम आवृत्ति ज्ञात करना कठिन हो जाए, तो फिर हम समूहन रीति का प्रयोग करते हैं और ये आवृत्तियां अनियमित कम मानते हैं हम, जैसे कभी अनियमित रूप से बढ़ गई या घट गई, या अधिकतम आवृत्तियां दो या दो से अधिक स्थानों पे हो, या अधिकतम आवर्ती केंद्र में न होकर समूह के लगभग आरंभ में हो या बिल्कुल अंत में हो, और ऐसे अधिकतम आवर्ती की एक और आवर्तियां और दूसरी ओर की आवर्तियों से बहुत भिन्न हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि एक तरीका है समूहन विधि का, जिसके लिए हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। जो भी चर मूल्यों के अतिरिक्त जो आवर्ती के जो 6 खाने हैं वो खींचते हैं। तो इन 6 खानों में 2-2, 3-3 के समूह में किस प्रकार से किया जाता है, इसका एक ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो पहला कॉलम है उसमें प्रश्न में आवर्तियां जो है लिखी जाती है। दूसरा जो कॉलम बनाएंगे उसमें शुरू से आवर्तियों की दो आवर्ती दो फ्रीक्वेंसी होंगी, उनका जोड़ लिख देंगे। फिर जो तीसरा खाना होगा उसमें कॉलम 1 की जो सबसे पहली आवर्ती है उसको छोड़ देंगे, फिर दो आवर्तियों का जोड़ कर देंगे। फिर चौथा जो खाना होगा उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम 1 की 3-3 कॉलम 1 जो दिया है उसकी 3-3 आवर्तियां जो फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल लिख देते हैं। फिर पांचवें खाने में पहली जो फ्रीक्वेंसी है कॉलम 1 की उसको छोड़कर आगे की 3-3 आवर्तियों की जोड़ लिख देंगे। और छठे खाने में जो कॉलम 1 है उसकी पहली 2 आवर्तियां यानी 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आगे की 3-3 फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर देते हैं और उसको हम लिख देते हैं। ये प्रैक्टिकल रूप में भी हम करके अभी आगे देखेंगे सवाल के माध्यम से। तो आवर्तियों का इस तरह से जब समूहन हो जाता है तो प्रत्येक कॉलम की जो अधिकतम आवर्ती है या आवर्ती समूह उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद में अधिकतम आवर्ती के चरमूल्य
मूल्य पे चिन्ह लगा के उनकी गणना कर लेते हैं। तो जिस मूल्य के सामने अधिकतम अंक होते हैं वही बहुलक का मूल्य होता है। विभिन्न खानों की अधिकतम आवृत्तियों का विश्लेषण एक अलग सारणी बनाकर भी कर सकते हैं, जिसको हम आगे के सवाल में इसमें देखेंगे। तो इस प्रकार समूहन का उद्देश्य अनियमित आवृत्ति वाले बंटन में आवृत्तियों का जमाव बिंदु निश्चित करना होता है और अधिकतम आवृत्ति निर्धारित करने में निकटतम आवृत्तियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अनियमित श्रेणी में बहुलक अधिकतम आवृत्ति का मूल्य न होकर ऐसी आवृत्ति का मूल्य हो सकता है जिसके आसपास अधिक आवृत्तियों का जमाव हो। तो समूहन से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम इस सवाल के द्वारा इसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे किसी कॉलेज के 230 छात्रों के कॉलर के माप दिए हुए हैं। कॉलर का माप बहुलक माप निर्धारित कीजिए कहा है। अब ये कॉलर के साइज सेंटीमीटर में 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ऐसे दिए हैं। स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है, जो ये फ्रीक्वेंसी है 7, 14, 30, 28, 35, 34, 16, 14, 36 और 16। तो इसके कैसे हम ग्रुपिंग मेथड के द्वारा इसको हम करेंगे, एक बार इसको देखते हैं। तो इसमें ये देख रहे हैं हम कि जो एक तरफ तो लिख देंगे हम ये 32, 33, 34, 35 इस तरह से लिख देंगे। फिर जैसा मैंने कहा था कि पहले कॉलम में तो हम सारी फ्रीक्वेंसीज को लिख देंगे, जो 7, 14, 30, 28, 35, 34, 16, 14, 36 और 16 इनको हम लिख देते हैं। इसके बाद में जो दूसरा हमारा कॉलम आता है उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम दो दो के जोड़ हमने लिख दिए, जैसे 7 और 14 21 आ गए, 30 और 28 58 आ गए, 35 और 34 को जोड़ा तो 69 आ गए, 16 और 14 को जोड़ा 30 आ गए, 36 और 16 को जोड़े 52 आ गए। अब जो तीसरा जो कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, पहले को छोड़ेंगे फिर दो दो के करेंगे। 30 और 14 को जोड़े 44 आ गए, 28 और 35 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 2 3 2 5 1 6 63 आ गए। फिर अगले दो को हम लेंगे, 34 और 16 को लेंगे तो ये 50 आ गए। फिर 14 और 36 को लेंगे, ये 50 आ जाएंगे। आगे दो का होता नहीं क्योंकि अकेला 16 बच गया। इसके बाद में फिर जो चौथा कॉलम है उसमें चलेंगे तो हम इसको जोड़ेंगे, 3 3 के टोटल करेंगे इसमें, 7 और 14 21 और 30 51। फिर आगे के करेंगे 28 35 और 34 इनका 97। फिर आगे के हम करेंगे कि 16 14 36 ये 66 आ जाएंगे। फिर अगले वाले कॉलम में एक छोड़ देंगे, फिर आगे के आ जाएंगे, यानी 7 को छोड़ के 14 30 और 28 इनका टोटल 72 आ जाएगा। फिर 35 34 और 16 इनका 85 आ जाएगा। फिर 14 36 और 16 जो दिए हुए हैं इनका 66 आ जाएगा। फिर पहले दो को छोड़ देंगे लास्ट वाले कॉलम में, 7 और 14 को, तो फिर आगे का आ जाएगा 30 28 और 35, तीन का टोटल कर देंगे। फिर 34 और 16 और 14 का टोटल कर देंगे, बाकी दो बच गए, तीन है ही नहीं इसलिए टोटल नहीं होगा, ये 94 आ जाएगा। अब इसमें से जो आवर्तियां हैं उनको ये चाहे तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि पहले वाले में सबसे ज़्यादा किसका है, फिर दूसरे में किसका है। तो इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए हम नीचे की जो श्रेणी है जिसमें ये पद मूल्य दिए हुए हैं इसके आधार पर समझ सकते हैं कि इसमें जैसे पहले वाले में जो सबसे मूल्य आया है वो 40 वाले के सामने का मूल्य आया है। फिर दूसरे का जो मूल्य हमारा आता है वो 36 और 37 वाला जो मूल्य आता है वो 36 और 37 का टोटल है। फिर तीसरे में जो आता है वो टोटल 35 और 36 वाले जो दो मूल्य हैं उनका आता है। फिर चौथे में जो मूल्य आ रहा है वो हमारा 35 36 और 37 वाला आता है। तो इस तरह से हम ये जो मूल्य आ रहे हैं कि कितने का जो सबसे ज़्यादा मूल्य है वो कितने का टोटल है, कितने पद मूल्य का, उसके आधार पे इसको टिक लगाते हुए चलते हैं। फिर इनको टोटल कर देते हैं कि 1 3 5 3 1 1। सबसे ज़्यादा बार जो 5 आ रहा है वो 36 के आगे है। तो इसलिए जो कॉलर का मॉडल साइज ऑफ द कॉलर जो दिया हुआ है वो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो टेबल बनाई जाती है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो पहला कॉलम है उसके बाद में दो दो के टोटल, फिर एक छोड़ के दो दो के टोटल, फिर तीन तीन के टोटल, फिर एक छोड़ के तीन तीन के टोटल, फिर दो छोड़ करके तीन तीन के टोटल। और फिर ये जो फ्रीक्वेंसी जहाँ जहाँ आती है या तो इस तरह से ये
डंडे खींच करके या टिक लगा करके जैसा भी हमें उचित लगता है उसके आधार पर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस एनालिटिकल टेबल के द्वारा भी जिसको कैलकुलेट किया जाता है तो हम बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।